Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. Currently we are into chapter number 10, that is dividend and interest. In the last lecture, we have followed procedures related to declaration and payment of dividend. Today we are going to start with page number 144 and we will learn unpaid and unclaimed dividend. So let us start. हमने लास्ट लेक्चर में देखा that if a company declares dividend in the AGM that means annual general meeting में जैसे ही dividend declare होता है, there is a stipulated time limit जिसके अंदर कंपनी को ये डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर तक पहुंचाना होता है and that particular stipulated period is 30 days from the date of declaration of dividend. मतलब 30 दिन के अंदर जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है शेयर होल्डर के घर पे डिविडेंड का अमाउंट पहुंच जाना चाहिए. बट कई बार ऐसा होता है कि हमने तो यहां से डिविडेंड सेंड किया है थ्रू वारंट और थ्रू चेक, बट सामने वाले ने रिसीव नहीं किया. क्यों रिसीव नहीं किया? हो सकता है उसका घर लॉक हो, हमने सेंड किया बट वहां तक पहुंच नहीं पाया, एड्रेस चेंज हो गया होगा एंड XYZ रीजन, कोई भी रीजन है, हमने सेंड किया था बट वहां पर पहुंच नहीं पाया. तो ऐसे अमाउंट का करे क्या जिस अमाउंट को कोई क्लेम नहीं कर रहा है? क्या ये पैसे कंपनी के हो जाएंगे या उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखा गया है? दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. The dividend declared by company but has not been paid by it or claimed by a shareholder within 30 days of its declaration, it termed as unpaid or unclaimed dividend. उसको क्या कहा जाएगा? Unpaid or unclaimed dividend. Following rules govern the unpaid unclaimed dividend. तो क्या क्या रूल्स गवर्न करते हैं देखिए. Unpaid or unclaimed dividend, total amount of dividend which remains unpaid, जितना भी अमाउंट है जो अभी तक पे नहीं हो पाया है, should be transferred to unpaid dividend account opened in a scheduled bank by the company. तो जो अमाउंट है हम एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते थे या डिक्लेयर कर दिया था बट अभी तक वो डिविडेंड मिला नहीं है या किसी ने रिसीव नहीं किया, ऐसे डिविडेंड को क्या करेंगे? एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट. कहां ओपन करेंगे? शेड्यूल्ड बैंक में. और वो पूरा पैसा हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा. कितने दिन में ट्रांसफर करना पड़ेगा? विद इन 7 डेज. जब से वो 30 डेज का टाइम लिमिट फिनिश हुआ है वहां से 7 डेज के अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके ये पूरा पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा. गेटिंग इट एवरीवन? So according to the procedure, हमारी कंपनी में सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मीटिंग. ठीक है. अच्छा, बोर्ड मीटिंग के होने पर हम डिविडेंड को रिकमेंड करेंगे. क्या करेंगे? रिकमेंड. ओके. इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगा जहां पर जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे विल डिक्लेयर डिविडेंड. जब से डिक्लेयर हुआ है वहां से एक 30 डेज का पीरियड मिलता है. हाउ मेनी डेज? 30 डेज. इस 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए. अच्छा, ये 30 डेज में अगर ये अनपेड रह गया, ठीक, अनपेड,
ठीक है ना। तो इसको विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज टोटल अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? टू अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। ये क्या है? ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट है। क्या है ये? सेपरेट बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट कहाँ ओपन किया है? शेड्यूल्ड बैंक। तो आपको पीरियड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पहले 30 डेज हमने दिए पेमेंट के लिए, पेमेंट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट 7 डेज में हमको क्या करना है? उसको ट्रांसफर कर देना। वो पैसा हम अपने पास रख सकते नहीं है। ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी, दिस ट्रांसफर should be within 7 days of the end of 30 days within which payment was to be made। तो यहां पर वही बात की गई है कि आपको 7 डेज का पीरियड मिलता है। हाउ मेनी डेज? 7 डेज। ठीक है। तो ये 7 डेज के अंदर आपको ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। इन अदर वर्ड्स, दिस ट्रांसफर शुड हैपन विद इन 37 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर हम लोग टोटल पीरियड लेंगे तो टोटल पीरियड कितने दिन का हो जाएगा? 37 डेज का। करेक्ट है। आगे क्या होगा? विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो वहां पर ये डिविडेंड का अमाउंट 90 डेज तक वेट करेगा। हाउ मेनी डेज? 90 डेज तक। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन इट्स वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट as approved by the central government a statement which shows names, last known address and unpaid amount payable to each shareholder। getting it everyone? क्या बता रहे हैं? विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, मतलब ट्रांसफर होने के बाद की प्रक्रिया के बाद बता रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर इस अकाउंट में जाने के बाद ये यहां पर कितने दिन रहेगा? 90 डेज तक। अच्छा, 90 डेज के बाद कंपनी को वेबसाइट पे इसको पुट करना पड़ेगा कि वो शेयर होल्डर का नाम क्या है, उसका लेटेस्ट एड्रेस, मतलब हमारे पास उनका कौन सा आखिरी एड्रेस था वो देना पड़ेगा, और अमाउंट दिखाना पड़ेगा। कहां पर दिखाना पड़ेगा? वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा, ताकि कोई शेयर होल्डर अगर वेबसाइट वगैरह चेक करता हो तो उसको अगर उसका नाम दिखाई देगा तो पता चलेगा उसका डिविडेंड मिलना बाकी है, तो वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। डी, एनी क्लेमेंट to be unpaid dividend account may apply to the company for the payment of money claimed। तो इस विषय में, मतलब ये जो 90 डेज का पीरियड है, इसमें कोई क्लेमेंट अगर डिमांड करता है कि ठीक है ये मेरा डिविडेंड है मुझे चाहिए, तो उसका डिविडेंड कंपनी उसको पे कर देगी। ठीक है। एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट of a company which remains unpaid unclaimed for a period of 7 years from the date of such a transfer shall be transferred by the company to investors education and protection fund। तो ये जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? IEPF। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जहां पर हमने पैसे को क्या किया था? ट्रांसफर करने की बात की थी, है ना। 30 डेज में हम पेमेंट करने वाले थे, लेकिन 30 डेज में कुछ रीजन की वजह से पेमेंट नहीं हो पाया, तो हमने विद इन 7 डेज कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अनपेड अनक्लेम डिविडेंड में। तो जब से ट्रांसफर किया है इस पीरियड से हम यहाँ पर 7 ईयर्स तक वेट करेंगे। हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स। ठीक है ना। और 7 ईयर्स तक कोई अगर लेने नहीं आया, हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स तक अगर कोई लेने नहीं आया तो क्या होगा? इसको IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ट्रांसफर टू IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। Point number F, the claimant of money will have to follow the procedure and submit necessary document to get claims from IEPF along with a statement in the prescribed form which gives detail of such transfer। तो क्या बताया यहाँ पर, 7 years तक अगर कोई डिमांड करने नहीं आया तो IEPF में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द क्लेमेंट ऑफ मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। उसके बाद अगर कोई आना चाहता है पैसा मांगने के लिए तो कंपनी से नहीं मांगेगा, किससे मांगेगा, IEPF से, क्योंकि पैसा कहाँ चला गया, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो उनका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करके वो अपना डिविडेंड डिमांड कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा जाएगा उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा उस ट्रांसफर डिटेल का। तो हमने यहां पर देखा कि अगर हमारा डिविडेंड अनपेड रह जाता है, अनक्लेम्ड रह जाता है, तो उसके साथ क्या होगा। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर आइटम इज इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड के बारे में हमारी बात हो चुकी है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM, डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। क्या इंटरिम डिविडेंड को भी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव करना पड़ता है, आंसर इज नो, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर रहा है, इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम दी शेयर होल्डर। गेटिंग इट एवरीवन। Dividend declared by the board of director between 2 annual general meeting is called interim dividend. Interim dividend is paid in the middle of the accounting year, accounting year के बीच में पे किया जाता है, that is before finalization of annual account for the year। अभी तक तो बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर हुआ नहीं है, और उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। ओपिनियन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। तो एक बार ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि जो कंपनी का ऑडिटर है, कौन है ऑडिटर, ऑडिटर मतलब जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया हुआ है, उसको एक बार हम कंसल्ट करें, उससे पूछ लें कि क्या हमारा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना सही है, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का क्या फीचर है, नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। यहाँ पर शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। Interim dividend is only a payment on account of the whole dividend for the year। Interim dividend है क्या, जो हम लोग फाइनल डिविडेंड देने वाले थे ना, उसका ही एक पोर्शन हम पहले दे दे रहे हैं। सो इट्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड, होल डिविडेंड का एक पार्ट पेमेंट हम लोग पहले कर रहे हैं। कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। तो जब इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो तो जिस प्रॉफिट में से डिक्लेयर कर रहे हो उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आप दोगे, प्रोपोर्शनेट नहीं। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे तो प्रॉफिट तो 6 महीने का है तो हम डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का चार्ज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, डेप्रिसिएशन आपको पूरे साल का लगाना पड़ेगा। पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा है उसका आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर 4, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। जैसा कि हमने देखा था फाइनल डिविडेंड आप फ्री रिजर्व्स में से इशू कर सकते हो, बट इंटरिम डिविडेंड सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से इशू किया जा सकता है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से नहीं, रिजर्व्स में से नहीं। नंबर 5,
Article of association of the company must authorize the board of director to declare interim dividend. Interim dividend declare करने का power आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. नंबर 6, द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड. तो इसमें शेयर होल्डर का तो अप्रूवल का जरूरत नहीं है, बट बोर्ड मीटिंग करके हमें बोर्ड में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं. The amount to be given as interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days from its declaration. तो देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड थोड़ा कम किया गया है. जो फाइनल डिविडेंड था उसको 7 डेज का पीरियड मिल रहा था ट्रांसफर करने के लिए, बट यहाँ पर जो इंटरिम डिविडेंड है उसको सिर्फ 5 डेज का पीरियड मिल रहा है to transfer that particular amount to a separate bank account known as अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट. सॉरी, जो भी अमाउंट हमें एज अ डिविडेंड देना है पूरा का पूरा अमाउंट 5 डेज के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे. इसमें दोनों जगह पर रूल सेम है ना, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, दोनों जगह कितना डेज दिया गया है, 5 डेज का पीरियड दिया गया. इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. फाइनल डिविडेंड भी सेम था. Unpaid or unclaimed dividend should be transferred to unpaid dividend account within 7 days of the expiry of 30 days of the declaration, that is 37 days of its declaration. Final dividend के साथ भी हमने यही देखा कि अगर फाइनल डिविडेंड कोई लेकर के नहीं जाता तो 37 डेज में वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और यहां पर भी कंडीशन सेम है. Any amount remaining unpaid or unclaimed in the unpaid dividend account for 7 years, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, IEPF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो बाकी सारी प्रोसीजर सेम है, एग्जैक्ट सेम है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 ये जैसा फाइनल डिविडेंड का था उसी तरीके से इंटरिम डिविडेंड में भी एग्जैक्ट सेम है. गेटिंग इट एवरीवन? So what is IEPF account? Investors Education and Protection Fund. ये सेबी द्वारा बनाया गया एक फंड है जिसके अंदर ये जितने भी अनक्लेम्ड डिविडेंड के अमाउंट रहते हैं या जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट रहता है कंपनीज में वो इसमें ट्रांसफर किया जाता है, और इन पैसों से हम अपने इन्वेस्टर्स को अवेयर कराते हैं. मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू, डिफरेंट मोड्स के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं ताकि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिले. ठीक है. अपकमिंग टॉपिक है इंटरेस्ट. अब जैसे डिविडेंड ये शेयर के ऊपर पे किया जाता है, वैसे ही इंटरेस्ट बोरोड फंड पे किया जाता है. एंड दिस इज अ कंपल्सरी पेमेंट, मैंडेटरी पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. इन फाइनेंशियल टर्म इट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर. दूसरों का पैसा यूज करने के लिए जो आप पेमेंट करते हो, जो कॉस्ट आप बेयर करते हो, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर. तो जो बोरोवर है, जैसे कि हम पैसा लेते हैं मनी लेंडर से. सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी, है ना, हम अपने पैसे को रेंट पे दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट उसका क्या है, कॉस्ट है फॉर द बोरोवर, एंड इट इज द इनकम फॉर लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर. तो जो मनी लेंडर है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, और जो बोरोवर है उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है. फीचर्स क्या है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल. कैपिटल यूज करने के लिए हमने जो प्राइस पे किया है, दैट पर्टिकुलर प्राइस इज नोन एज इंटरेस्ट. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क. हायर द रिस्क, हायर इज द इंटरेस्ट. जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं? आप भी लोन लेने जाइए, अगर बैंक को लगेगा कि आपको लोन देना ज्यादा रिस्की है तो बैंक आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी. इसके लिए बैंक क्रेडिट रेटिंग मांगती है. क्या मांगती है? क्रेडिट रेटिंग. वो देखती है कि आपको लोन देना कितना सेफ है.
जो जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, मतलब उसको लोन देना सेफ है, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जाएगा। लेकिन किसी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा स्कोर नहीं देता, तो उसको लोन देना क्या हो जाता है, रिस्की, और रिस्की होता है तो हम उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सालाना जो प्रिंसिपल अमाउंट हम यूज कर रहे हैं पूरे साल में, उसका एक परसेंटेज हम पे करते हैं। पॉइंट नंबर 4, rate of interest is determined by various factors like money supply, fiscal policy, volume of borrowing, rate of inflation, etc. तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितने वॉल्यूम में अमाउंट बोरो किया है, फिजिकल पॉलिसी क्या चल रही है, मनी सप्लाई कैसा है मार्केट के अंदर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया हुआ मनी है। इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड। कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इट इज पेबल एट अ फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। और इंटरेस्ट जो आपको पे किया जाता है वो पहले से तय होता है। जब भी आपने डिबेंचर परचेस किया या डिपॉजिट किया है कंपनी में अमाउंट, या बॉन्ड परचेस किया है, तो आपने कंपनी को पैसा दिया है, देने के समय ही ये तय होता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट इज पेबल एट अ फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। Company has to pay interest if it has borrowed money from creditors like debenture holders, depositors, or bank holders. Getting it everyone? तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए डिस्टिंग्विश का पार्ट आता है, जहां पर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों के बीच में एक डिस्टिंग्विश दिया गया है। तो इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड जो शेयर को मिलता है और इंटरेस्ट जो डिवेंचर होल्डर को मिलता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये हमको इस डिविडेंड के डिस्टिंग्विश से सीखने को मिलेगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।